गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो। तो हमने जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज और कल 2 दिन के अंदर ये चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और थर्सडे से अपन जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की जो PDF है मैं आपको सेंड कर दूंगा। बेटा आज आपको एक काम करना है, ठीक है, आप लोगों को एक टेलीग्राम डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है। और डाउनलोड करने के बाद वहाँ सर्च में जाना है बेटा, कहाँ पे जाना है, सर्च में जाना है और ये यूज़र नेम डालना है आपको, इंटरैक्टिव बायोलॉजी। यूज़र नेम कौन सा डालना है बेटा, इंटरैक्टिव बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा I कैपिटल है और B भी कैपिटल है और दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा चैनल है, ठीक है, इंटरैक्टिव बायोलॉजी के नाम से। यहाँ पर आपको नीट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी DPPs भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये आज जो है टेलीग्राम पर इंटरैक्टिव बायोलॉजी को चैनल को आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ जो है आपके लिए स्टडी मटेरियल होगा, ठीक है, जो आप आसानी से घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने जो है अभी तक इस पे नीट का सिलेबस अपलोड किया हुआ है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीट का सिलेबस, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे और और ये जो आपके चैप्टर नंबर की जो PDF है वो मैं वहाँ पर भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। और आपको जो सर हैं हमारे, ठीक है, भगवान जी सर, वो भी ऐप पर डाल देंगे या पर्सनली सेंड कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आपको दोनों जगह आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इस चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी और वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप जहाँ से लेना चाहे वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन आज जो है इस चैनल को आप क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे बेटा, ठीक है। कौन सा चैनल है बेटा, इंटरैक्टिव बायोलॉजी, स्पेस नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब हमने कल जो है कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट, ठीक है, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन पढ़ा था, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, एक बीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक बीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। देखो बेटा, एक बीजपत्री जो भ्रूण है उसमें आपको पता है कि बीजपत्र कितने होंगे, एक ही बीजपत्र होगा। द्विबीजपत्री में बीजपत्र कितने थे, 2 बीजपत्र थे। तो एक बीजपत्री भ्रूण का जो परिवर्धन है वो बिल्कुल द्विबीजपत्री के समान है, ठीक है। तो यहां पर जो अर्ली डेवलपमेंट है, ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट कहां से, जाइगोट यानी युग्मनज से लेके और जो गोलाकार भ्रूणीय संरचना है, ठीक है, वहां तक ये द्विबीजपत्री के समान ही है, ठीक है। किसके समान है, द्विबीजपत्री के समान, ठीक है। तो जब आपने जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने जो है जाइगोट से, हमने क्या है बेटा, जाइगोट से यानी युग्मनज से इस तरीके की संरचना बनाई थी, गोलाकार भ्रूणीय संरचना, ठीक है, जो 16 कोशिकीय होती है बेटा, बनाई थी या नहीं बनाई थी, ठीक है, इस तरीके से संरचना बनाई थी। तो यहां तक का जो प्रोसीजर है द्विबीजपत्री के अंदर, ठीक है, वैसा का वैसा प्रोसीजर भी किसके अंदर है बेटा, एक बीजपत्री के अंदर है, ठीक है। तो अर्ली डेवलपमेंट यहां पर द्विबीजपत्री के समान ही होता है, समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने हार्ट शेप बनाई, क्या बनाई, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया, और उसके बाद हमने टॉर्पीडो स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। 2 शेप यहाँ पे 2 स्टेजेस बनाई थी अपन ने, हार्ट शेप्ड स्टेज और टॉर्पीडो स्टेज, ठीक है, कहां पर, द्विबीजपत्री में, ठीक है। लेकिन एक बीजपत्री में हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर और टॉर्पीडो शेप स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, अनुपस्थित होती है। एक बीजपत्री के अंदर हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर
और टॉर्पीडो स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, अनुपस्थित होता है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर यहां पर कितने बीज पत्र बनेंगे बेटा, एक ही बीज पत्र बनेगा, क्योंकि हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर से ही पहले ऐसे था ना, फिर ऐसे करके दो में बट गया, ठीक है, तो दो बीज पत्र बन गए। लेकिन एक बीज पत्री में हार्ट शेप्ड और टॉर्पीडो क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। एक बीज पत्री में बीज पत्र को बेटा स्क्यूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। तो एक बीज पत्रियों में बीज पत्र को स्क्यूटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? स्क्यूटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? स्क्यूटेलम कहा जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब बेटा यहां पर क्या होता है, द्विबीजपत्री में अपन ने मूलांकुर और प्लांकुर पढ़े थे, लेकिन मूलांकुर और प्रांकुर जो है किसी भी आवरण द्वारा ढके हुए नहीं थे, जबकि एक बीज पत्री के अंदर मूलांकुर और प्रांकुर आवरण के द्वारा ढके हुए होते हैं। क्या बोलते हैं? आवरण के द्वारा ढके हुए थे। तो यहां पर मूलांकुर, ठीक है, मूलांकुर को बोलते हैं बेटा रेडिकल। ठीक है, तो मूलांकुर जो है एक आवरण द्वारा ढका हुआ होता है, जो एक अविभेदित आवरण होता है। ठीक है, उस अविभेदित आवरण का नाम है बेटा कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, जिसको अपन बोलते हैं मूलांकुर चोल। क्या बोलते हैं? मूलांकुर चोल। ठीक है, यानी मूलांकुर जो है वो अविभेदित आवरण द्वारा ढके हुए होते हैं, उन आवरण को बेटा क्या बोलते हैं? मूलांकुर चोल। उसी तरीके से एक बीज पत्रियों में प्रांकुर यानी प्लूम्यूल भी क्या होता है? ढका हुआ होता है। ये भी अविभेदित आवरण द्वारा ढका होता है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा कोलियोप्टाइल। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं प्रांकुर चोल। क्या बोलेंगे? प्रांकुर चोल। ठीक है, तो एक बीज पत्री में मूलांकुर जो है अविभेदित आवरण द्वारा ढका हुआ होता है, उसको अपन बोलते हैं कोलियोराइजा यानी मूलांकुर चोल। और एक बीज पत्री में प्रांकुर अविभेदित आवरण द्वारा ढका होता है, उसको अपन बोलते हैं कोलियोप्टाइल यानी प्रांकुर चोल। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो एक बीज पत्री के अंदर अर्ली डेवलपमेंट द्विबीज पत्री के समान होता है। हार्ट शेप्ड और टॉर्पीडो शेप एक बीज पत्रियों में अनुपस्थित होती है। ठीक है, एक बीज पत्री में बीज पत्र को स्क्यूटेलम कहा जाता है। एक बीज पत्रियों में मूलांकुर ढका हुआ होता है कोलियोराइजा के द्वारा, और प्रांकुर ढका हुआ होता है कोलियोप्टाइल के द्वारा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। तो अब एक बीज पत्री भ्रूण की क्या बना लेते हैं? संरचना बना लेते हैं। तो एक बीज पत्री भ्रूण की अपन क्या बनाएंगे? अपन संरचना बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से होती है बेटा एक बीज पत्री भ्रूण की संरचना। ऐसे। ठीक है, तो ये जो है एक बीज पत्र है, इसको अपन बोलते हैं स्क्यूटेलम। ये क्या है? एक बीज पत्र है, इसको अपन ने क्या बोला है? स्क्यूटेलम बोला है। ठीक है, ये वाला जो भाग है ना बेटा, ये कहलाता है प्रांकुर। क्या कहलाता है? प्रांकुर, जिससे तने का निर्माण होता है, और ये एक आवरण के द्वारा ढका हुआ होता है, इसको अपन बोलते हैं प्रांकुर चोल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रांकुर चोल यानी कोलियोराइजा, सॉरी कोलियोप्टाइल।
क्या होता है, कॉलियोप्टाइल होता है। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है इसमें एक, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है बेटा ये होता है भ्रूणीय अक्ष। क्या कहलाता है, भ्रूणीय अक्ष। ठीक है, ये कहलाएगा बेटा मूलांकुर। क्या कहलाता है, मूलांकुर। ठीक है, और मूलांकुर और ये कहलाती है मूलगोप। और ये एक अविभेदित आवरण द्वारा ढका हुआ होता है जिसको अपन बोलते हैं मूलांकुर चोल, यानी कॉलियोराइजा। क्या बोलेंगे, कॉलियोराइजा। ठीक है, और ये होता है बेटा एपिब्लास्ट। तो यह है एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना। ये क्या है बेटा, एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना। अंतर इतना ही है कि एक बीजपत्री के अंदर जो होता है एक बीजपत्र पाया जाता है, द्विबीजपत्री के अंदर दो बीजपत्र पाए जाएंगे। एक बीजपत्री के अंदर कॉटिलिडन को अपन क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। ठीक है, वहां पर अपन बीजपत्री बोलेंगे, कोई स्पेशल टर्मिनोलॉजी उसके लिए नहीं है। एक बीजपत्री में प्रांकुर चोल द्वारा ढका हुआ होता है, जबकि द्विबीजपत्रियों में प्रांकुर चोल द्वारा ढका हुआ नहीं होता है। ठीक है, एक बीजपत्री में मूलांकुर चोल द्वारा ढका हुआ होता है, जबकि द्विबीजपत्रियों के अंदर मूलांकुर चोल द्वारा ढका हुआ नहीं होता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियोज। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया है आपको? ठीक है, ठीक है, नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बना लो फटाफट से। ओके, तो आगे बढ़े, चलो। अपन पढ़ रहे हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, कि पश्च निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं कि पश्च निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो निषेचन के पश्चात परिवर्धन। तो अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है निषेचन के पश्चात परिवर्धन। ठीक है, तो देखो निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होता है। तो अंडाशय जो होता है ना बेटा, निषेचन के बाद अंडाशय जो है वो किस में बदल जाएगा, वो फल में बदल जाएगा। ठीक है, निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। ठीक है, और बीजांड जो है वो किस में बदल जाएगा बेटा, बीज में बदल जाएगा। बीजांड किस में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। ठीक है, अंडाशय भित्ति, अंडाशय के चारों तरफ जो अध्यावरण होता है ना, ठीक है, सॉरी अंडाशय भित्ति, अंडाशय की जो भित्ति होती है ना वो बदल जाती है फल भित्ति में। किस में बदल जाती है, फल भित्ति में। फल भित्ति को बोलते हैं बेटा पेरिकार्प। ठीक है, क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। अब जो अध्यावरण होगा वो बदल जाएगा बेटा सीड कोट में, यानी बीज चोल में, या बीजावरण आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब बाह्य अध्यावरण की अगर अपन बात करें तो बाह्य अध्यावरण बनाएगा बेटा टेस्टा, जिसको अपन बोलते हैं बाह्य बीज चोल। ठीक है, और जो आंतरिक अध्यावरण है वो बनाता है टैगमन, जिसको अपन आंतरिक बीजचोल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं न्यूसेलस की, यानी बीजांडकाय की। ठीक है, तो बीजांडकाय बेटा क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है या फिर कुछ बीजों में उपस्थित होता है। ठीक है, नष्ट हो जाता है या कुछ बीजों में
उपस्थित होता है। और जिन बीजों में उपस्थित होता है ना बेटा, उसको अपन बोलते हैं पेरिस्पर्म। उनको क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं अंड कोशिका की। तो अंड कोशिका जो है नर युग्मक के साथ संयोजित होकर क्या बना लेती है? युग्मनज। ठीक है, और युग्मनज आगे क्या बनाता है? भ्रूण। ठीक है, तो अंड कोशिका क्या बनाएगा बेटा? भ्रूण बनाएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं द्वितीयक केंद्रक की। तो द्वितीयक केंद्रक जो है दूसरे नर युग्मक के साथ संयोजित होकर बेटा क्या बनाता है? भ्रूणपोष। क्या बनाएगा? भ्रूणपोष। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं यहां पर सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिका की। सहायक कोशिका व प्रतिमुखी कोशिका की। तो सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिका बेटा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, चैलेजा और हाइलम की, सॉरी फ्यूनिकल की बात करें, बीजांड व्रंत की अगर अपन बात करें तो बीजांड व्रंत किसमें बदल जाता है? बीज व्रंत में। बीजांड व्रंत किसमें बदल जाता है बेटा? बीज व्रंत के अंदर। ठीक है, और अगर अपन बीजांड द्वार की बात करते हैं तो वो बीज का द्वार बन जाता है। ठीक है, जहां से बीज जो है जल अवशोषित कर सकता है, नमी अवशोषित कर सकता है और अवशोषित करके जर्मिनेट अंकुरित हो सकता है। तो यह निषेचन के पश्चात का परिवर्धन कि अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है, अंडाशय भित्ति फल भित्ति में, अध्यावरण बीजावरण में, बाह्य अध्यावरण तो टेस्टा और आंतरिक अध्यावरण टैगमेन। तो टेस्टा को बोलते हैं बाह्य बीजचोल और आंतरिक अध्यावरण को बोलते हैं टैगमेन यानी आंतरिक बीजचोल। ये बेटा बीजांड का है जो नष्ट हो जाता है। अंड कोशिका युग्मनज से भ्रूण बनाती है, द्वितीय केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है, सहायक कोशिका प्रतिमुखी कोशिका नष्ट हो जाती है, बीजांड व्रंत बीजांड व्रंत बीज व्रंत में बदल जाता है और बीजांड द्वार जो है वो बीज के द्वार में बदल जाता है। तो ये सारे के सारे जो है वो है निषेचन के पश्चात का परिवर्धन, कि निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्धन होता है। ठीक है, अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंजियोस्पर्मिक सीड, यानी अब अपन बीज पढ़ने वाले हैं बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? बीज। तो मिटा दे इसको। ठीक है, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं बेटा बीज, सीड। ठीक है, तो बीज जो है बेटा वो किससे बनता है? बीज बनता है बीजांड से। बीज किससे बनता है? बीजांड से बनता है। तो बीजांड जो है निषेचन के पश्चात, बीजांड निषेचन के पश्चात किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। तो अपन बीज के बारे में बोल सकते हैं कि बीज क्या है? निषेचित बीजांड ही क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। तो बीज की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो क्या है? निषेचित बीजांड। ठीक है, बीज क्या होता है बेटा? निषेचित बीजांड ही क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। ठीक है, अब बीज जो होता है ना वो दो आवरणों के द्वारा ढका हुआ होता है। ठीक है, या फिर अपन देखते हैं यहाँ पे बीज के भाग देख लेते हैं कि बीज के अंदर कौन कौन से भाग होता है। ठीक है, तो सीड के पार्ट, तो यहाँ पे सीड के भाग अपन देखते हैं। ठीक है, तो पहला भाग जो होता है ना बेटा वो होता है सीड कोट यानी बीजावरण। सीड के बाहर जो आवरण पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं बीजावरण। ठीक है, अब बीजावरण जो होता है वो दो होता है, दो प्रकार का होता है, दो आवरण होते हैं उसके अंदर। एक होता है टेस्टा और एक होता है टैगमन। ठीक है, तो टेस्टा तो होता है बेटा बाह्यचोल, ठीक है, और टैगमन होता है बेटा आंतरिक बीजचोल। ठीक है, किससे बनता है टेस्टा? बाह्य अध्यावरण से, और टैगमन किससे बनता है? आंतरिक अध्यावरण से। ठीक है,
बीज का दूसरा भाग होता है बेटा एम्ब्रियो। बीज का दूसरा भाग होता है एम्ब्रियो, जिसको अपन बोलते हैं भ्रूण। जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? भ्रूण बोलते हैं। और भ्रूण के अंदर भी दो चीजें होती है, एक तो होती है भ्रूणीय अक्ष, ठीक है, और एक होता है बीजपत्र, जहां पर भोजन को संचित किया जाता है। तो भ्रूणीय अक्ष होता है और बीजपत्र होता है। और तीसरा भाग होता है बेटा, तीसरा भाग क्या होता है? भ्रूणपोष। तीसरा भाग क्या होता है? भ्रूणपोष, ठीक है। अब भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। भ्रूणपोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं और ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला तो है अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज, और दूसरा कौन सा है बेटा? भ्रूणपोषी बीज, ठीक है। अभ्रूणपोषी बीज और भ्रूणपोषी बीज। तो जिसके अंदर भ्रूणपोष अनुपस्थित है, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित है, ठीक है, वो बीज क्या कहलाते हैं बेटा? अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। और ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं बेटा? भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भ्रूणपोषी बीज। इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, पबजी, ठीक है। यानी अब पबजी नहीं रहा, यानी भ्रूणपोष भी बीज में नहीं रहा, ठीक है। पी को अपन बोलते हैं पी यानी मटर, बी को अपन बोलते हैं बीन, और जी को अपन बोलते हैं बेटा ग्राउंड नट यानी मूंगफली। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं किसके? अभ्रूणपोषी बीज के, कि इनके अंदर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। और इसके एग्जाम्पल है बेटा कैस्टर यानी अरंड, ठीक है, नारियल, गेहूं, चावल, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? बहुत सारे एग्जाम्पल है, बाजरा भी है, बार्ले भी है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो बीज के कितने भाग हो गए बेटा? 3 भाग हो गए, सीड कोड यानी बीजावरण, टेस्टा और टैगमेन। बाह्य बीजचोल कहलाता है टेस्टा, आंतरिक बीजचोल कहलाता है टैगमेन। फिर भाग होता है एम्ब्रियो, भ्रूणीय अक्ष और बीजपत्र, और एक होता है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं, अभ्रूणपोषी जिसके अंदर भ्रूणपोष अनुपस्थित होगा, और भ्रूणपोषी जिसके अंदर भ्रूणपोष क्या होगा बेटा? उपस्थित होगा। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, मिटा दे इसको, ओके, उतार लो फटाफट से, फिर मिटा देते हैं। अब बेटा अपन बात करते हैं बीज प्रसुप्ति की। क्या बात करते हैं? बीज प्रसुप्ति, सीड डॉर्मेंसी। बीज प्रसुप्ति की बात करते हैं, सीड डॉर्मेंसी की अपन यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सीड डॉर्मेंसी बेटा क्या होता है कि बीज जो है, ठीक है, बहुत सारे वर्षों तक क्या बने रह सकते हैं बेटा? जननक्षम बने रह सकते हैं, क्योंकि बीज क्या होते हैं? अंकुरित नहीं होते हैं, ठीक है। बीज जो है बिखर गए, मान लो प्रकीर्णित हो गए, ठीक है, लेकिन प्रकीर्णित होने के बाद भी वो क्या नहीं हो पा रहे हैं? अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अवस्था उसकी विश्राम अवस्था कहलाती है, यानी बीज प्रसुप्ति कहलाती है, ठीक है, ताकि वो सालों साल तक क्या बने रहे? जीवन क्षम बने रहे, ठीक है। तो बीज प्रसुप्ति क्या हो जाएगी कि बीज प्रकीर्णित होते हुए भी अंकुरित नहीं हो पाते, ठीक है। तो परिपक्व होने से अंकुरित होने तक का जो समय है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? बीज प्रसुप्ति कहलाता है। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं परिपक्वन होने से
बीज अंकुरित होने तक का समय बीज प्रसुप्ति कहलाता है। ठीक है, तो परिपक्व होने से बीज के अंकुरित होने तक का जो समय है ना बेटा, वो क्या कहलाएगा? बीज प्रसुप्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? बीज प्रसुप्ति कहलाएगा। ठीक है, अब क्या क्या कारण हो सकते हैं कि बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो पा रहा? क्या कारण हो सकते हैं कि बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो पा रहा? तो अपन यहां पर अगर अपन देखें बीज प्रसुप्ति के कारण, ठीक है, तो पहला कारण है बेटा बीज आवरण की अपारगम्यता। पहला कारण क्या है? बीजावरण की अपारगम्यता। ठीक है, कि जैसे कि मान लो बीजावरण, मैंने आपको बताया बीजावरण होता है, एक तो होता है टेस्टा और एक होता है टैगमैन। अब टेस्टा और टैगमैन जल के लिए क्या है? अपारगम्य है। जल अंदर जा ही नहीं रहा है तो बीज अंकुरित कैसे होगा? ठीक है, तो पहला जो कारण है वो है बीजावरण की अपारगम्यता। ठीक है, दूसरा जो कारण है बेटा वो होता है प्रसुप्त भ्रूण। बहुत सारे एम्ब्रियो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? प्रसुप्ति अवस्था के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि एप्पल में और पी के अंदर। ठीक है, तो बीज आवरण हटा देने के बाद भी बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो भ्रूण की प्रसुप्ति का कारण है। ये पाया जाता है बेटा एप्पल के अंदर और मटर के अंदर। ठीक है, और कुछ होते हैं अंकुरन अवरोध। कुछ क्या होता है बेटा? अंकुरन अवरोधक होते हैं। अंकुरन अवरोधक के अंदर जैसे टमाटर होता है ना, उस टमाटर में होता है फेरोलिक एसिड, एक होता है काउमेरिन, एब्सिसिक एसिड। ये सारे क्या होता है बेटा? अंकुरन अवरोधक होते हैं। ठीक है, इनको निक्षालन विधि के द्वारा हटाया जाता है, उसके बाद ही बीज क्या होगा? अंकुरित होगा। यहां तक समझ में आ गया? तो बीज यानी परिपक्व होने से बीज अंकुरित होने तक का जो समय वो क्या कहलाता है? बीज प्रसुप्ति कहलाता है। क्लियर? ठीक है भाई। ओके, अब आपके देखते हैं बीज वायबिलिटी। क्या देखेंगे? बीज वायबिलिटी देखते हैं ना। कुछ जो है आपके एनसीईआरटी के अंदर, मैं देख रहा हूं एक बार, तो एनसीईआरटी के अंदर आपके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बेटा, वो भी आपको याद करना जरूरी है। और वो पॉइंट ये है बेटा कि एक प्राचीन बीज है, एक प्राचीन बीज है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको मेंशन कर रखा है, इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए। एक प्राचीन बीज है जिसका नाम है ल्यूपिनस आर्कटिकस। इसका नाम क्या है? ल्यूपिनस आर्कटिकस। ठीक है, ये जो बीज है, ये जो बीज है वो कहां पाया जाता है बेटा? आर्कटिक टुंड्रा से इसको निकाला गया है। आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से इसको क्या किया गया? खनित किया गया है बेटा। और एक अनुमानित रिकॉर्ड यह है कि जो बीज है वो 10,000 वर्ष जो है उसके बाद बीज क्या होता है? अंकुरित होता है। तो इसकी जो जीवन क्षमता है, जनन क्षमता, जीवन क्षमता यानी अंकुरित होने की जो क्षमता है वो कितनी है? 10,000 वर्ष। ठीक है, तो ये जो बीज है वो 10,000 वर्ष के बाद क्या होता है? अंकुरित होता है। ये बीज 10,000 वर्ष के बाद क्या होता है बेटा? अंकुरित होता है। तो प्राचीन बीज है ल्यूपिनस आर्कटिकस। ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा से इसको खनन के द्वारा निकाला गया था। और इस बीज की खास बात क्या है कि इसकी जो जीवन क्षमता होती है वो कितनी होती है? 10,000 वर्ष, यानी 10,000 वर्ष के बाद ये क्या होता है बेटा? अंकुरित होता है। ठीक है, एक और बीज है बेटा हाल ही में निकाला गया है, फोएनिक्स डैक्टिलोफोरा। फोएनिक्स डैक्टिलीफेरा। फोएनिक्स डैक्टिलीफेरा, इसको हाल ही में निकाला गया है बेटा। और ये इसकी जो जनन क्षमता होती है वो होती है 2000 वर्ष। ये खजूर का एक बीज है,
ठीक है, डेट पाम बोलते हैं इसको। और इसकी जो जीवन क्षमता है ना वो कितनी है, 2000 वर्ष, जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातत्विक खुदाई के दौरान खोजा गया था। इसको कब खोजा गया था, जब खुदाई चल रही थी। एक मृत सागर है और मृत सागर के पास में एक महल बना हुआ है बेटा, जिसका नाम है किंग हेराल्ड। उस महल का नाम क्या है, किंग हेराल्ड। तो जब इसकी खुदाई चली थी बेटा, तब इस बीज को प्राप्त किया गया था। खजूर का बीज है, फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा का। 2000 वर्ष इसकी क्या है, जीवन क्षमता है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आज की क्लास अपन यहीं तक ड्रॉप करते हैं। कल की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं एपोमिक्सिस, ठीक है, एक पढ़ने वाले हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। हाँ, और एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है आपके फ्रूट बीज। तो कल इस चैप्टर को अपन कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। आप जो है आज टेलीग्राम ग्रुप आप डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, ये यूजर नेम डालेंगे इंटरेक्टिव बायोलॉजी और चैनल को आप क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। आज ये काम जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है। इंटरेक्टिव बायोलॉजी चैनल है, इसको ज्वाइन करना है। इट्स दैट क्लियर बच्चों? ओके, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।